हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। ये है क्लास 10th की केमिस्ट्री का बहुत ही अहम चैप्टर। इसमें से आप सीखेंगे IUPAC नाम के बारे में किस तरह से लिखेंगे। तो यहीं से इसकी शुरुआत होगी, क्योंकि आपने कक्षा 9 में इस सब के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कार्बन क्या है और उसके यौगिक कैसे बनते हैं और अन्य दूसरे यौगिक का यूज भी कहाँ किया जाता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कार्बन। अब कार्बन है क्या? तो कार्बन एक तत्व है जिसका प्रतीक होता है C। इसका परमाणु क्रमांक होता है 6 और परमाणु भार होता है 12। अब ये कार्बन, इसका नाम कैसे पड़ा? तो लैटिन भाषा का एक शब्द है कार्बो। कार्बो का मतलब होता है कोयला, और इसी से इसका नाम पड़ा है। यानी ऐसा पदार्थ जो कोयले की तरह होता है वो कार्बन कहलाता है। यानी हम बोले कोयले को ही कहा जाता है कार्बन। और ये कार्बन जो है ये कई रूपों में पाया जाता है, यानी जिसको कार्बन के अपर रूप कहते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन आया करते हैं कि कार्बन के अपर रूप बताइए और कौन कौन से अपर रूप होते हैं, उनके नाम हम पूछ लेते हैं, या आपको ऑप्शन दे देंगे, उसमें बताया जाएगा कि कौन कौन से अपर रूप हैं, कौन कौन से नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कार्बन के अपर रूप। तो अपर रूप क्या होते हैं? अपर रूप वो होते हैं जो कई रूपों में पाए जाते हैं, मतलब एक ही तत्व दो तीन रूपों में पाया जाएगा उस, और वह उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो एक सेम होती है, लेकिन उसकी भौतिक गुण और कुछ तरह से उनके उपयोग बदले बदले होते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं कौन क्या? अपर रूप। तो अपर रूपों में तीन अपर रूप फेमस है। ये तीन अपर रूप में किए दिया है। नंबर एक है सबसे फेमस हीरा। यानी जो हीरा होता है वो क्या है? वो कार्बन ही होता है। ये कार्बन है, कार्बन का रूप ही है हीरा। नंबर दो पर होता है ग्रेफाइट। हीरा के साथ में ग्रेफाइट का नाम ना लो तो अधूरा अधूरा सा लगता है। क्यों? क्योंकि इससे भी कई क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में भी, और साथ साथ में जब आप किसी की नौकरी के लिए जाते हैं तो वहां पर भी पूछा जाता है, छोटी सी बड़ी से लेकर के। तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के बाद में एक तीसरा नंबर का आता है जो बहुत कम लोग जानते हैं उतना। ये फुलरीन होता है, फ्लोरीन नहीं होता है, फुलरीन होता है। ये फुलरीन हो गया। और फुलरीन इसमें इसको 60 बोलते हैं। अब 60 क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हीरा है इसमें कार्बन के कई परमाणु होते हैं, तब जाकर के ये हीरा बनता है। ग्रेफाइट में भी कार्बन के कई परमाणु होते हैं और फ्लोरीन में भी कार्बन के कई परमाणु होते हैं, 60, कभी कभी फ्लोरीन 60 या फ्लोरीन 70 भी इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 60 से 70 परमाणु पाए जाते हैं। किसके? कार्बन के। और ये एक दूसरे से सटे होते हैं, इसीलिए ये जो बने हुए हैं सब कार्बन से ही बने हुए, इसलिए कार्बन के हुए अपर रूप। अब आ जाता है कि हीरा और ग्रेफाइट में क्या अंतर होता है, या फिर हीरे के गुण क्या होते हैं, ग्रेफाइट के गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात जान लेते हैं कि जो हीरा है वो विद्युत का क्या है? हीरा होता है विद्युत का कुचालक। यानी इस हीरे में करंट नहीं चल सकता, विद्युत नहीं चल सकती, तो ये कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक। और किसका कुचालक? विद्युत का। यहाँ पे लिख दो, किसका? विद्युत का। ये भैया हुआ नहीं था, बना हुआ है, ठीक। ये विद्युत का क्या हो जाएगा? कुचालक। और ग्रेफाइट जो होता है वो सुचालक होता है। किसका? विद्युत का। तो हम विद्युत का ऐसे लिख दिया, ठीक। जो हीरा होता है वो विद्युत का क्या होगा? कुचालक होगा, और ग्रेफाइट होगा सुचालक। अच्छा, ये गुण होता इसमें क्यों है कि एक सुचालक है एक कुचालक है लेकिन दोनों कार्बन ही। तो आप कोई भी पदार्थ, कोई भी तत्व अगर होता है, जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इन सबके तार बनाए जाते हैं। तो इसमें तार बनते हैं क्योंकि इसमें करंट चल सकता है। अब करंट चलता है तो क्या रीजन है इसका करंट चलने का? तो मुख्य चीज एक होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन का उसमें पाया जाना। यानी उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो गमन करते हैं, इसी का वो सुचालक होता है। ये इतना हार्ड होता है ग्रेफाइट क्योंकि इसमें परमाणु जो होते हैं कार्बन के वो इस तरह से तीन विमाओं में सेटल होते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को मूव करने के लिए चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसे में इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। किसमें? हीरा में। और इस तरह से विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ऊष्मा का ये सुचालक होता है, यानी ऊष्मा इसमें चल सकती है। अब आप ध्यान रखें, ग्रेफाइट में इसका उल्टा होता है कि ये नरम प्रकृति का होता है। कौन सा? ग्रेफाइट। हीरे की अपेक्षा ये नरम होता है, तो इसमें फिसलन यानी चिकनापन होता है। और आप अगर ध्यान करें, पेंसिल में जो यूज किया जाता है पदार्थ काला काला, वो ग्रेफाइट ही होता है, क्योंकि ये काला मार्क कागज पर दिखाता है, तो लिखने के लिए ग्रेफाइट यूज किया जाता है। ये सुचालक होता है क्यों? क्योंकि ये नरम प्रकृति का होता है, और इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन। यस, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके कारण सुचालक होता है। और ये ऊष्मा का लेकिन होता है कुचालक। तो ये ध्यान रखना है, हीरा क्या है? ऊष्मा का सुचालक है। ग्रेफाइट क्या है? ऊष्मा का कुचालक है। हीरा विद्युत का कुचालक है,
और विद्युत का सुचालक कौन है? ग्रेफाइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। फुलरीन की जो संरचना होती है वो किस तरह की होती है? ये होती है फुटबॉल जैसी संरचना, क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु ऐसे ऐसे लगे होते हैं, जैसे फुटबॉल की संरचना बन जाती है ना, उसी तरीके से ये फुटबॉल की संरचना तरह होता है। जैसे कि हम इसको दिखा दें आपको, इस तरह से बना दे, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, दूसरा फुटबॉल इसको ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, तीसरा फिर इधर ऐसे से जोड़ दिया, फिर एक नेक्स्ट ऐसे ऐसे जोड़ दिया, ये इधर को मान लो, इधर को, इधर को, इधर को, ऐसे ऐसे, इसको इससे जोड़ दें, इसको इससे जोड़ दें, तो इस तरह से पूरा बनाएंगे तो एक फुटबॉल जैसी संरचना बनेगी। और यहाँ पे ये सब कार्बन, ये सब कार्बन, ये सब कार्बन होते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ये फ्लोरीन 60 यानी इसकी फुटबॉल जैसी संरचना होती है। तो ये तीन मुख्य रूप से अपर रूप है किसके? कार्बन के। ठीक, अपर रूप के बाद में हम लोग कार्बन की एक और प्रकृति पे बढ़ते हैं। कार्बन के होते हैं समस्थानिक। अब जान लेते हैं, अब यहाँ पे कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं तो कार्बन के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। तो समस्थानिक क्या होते हैं? ये आपने नोट किया है, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ और फिर लिखते हैं समस्थानिक के बारे में। तो कार्बन के समस्थानिक क्या है? अब आप लोग समस्थानिक जानते हैं क्या है? तो देखो, अगर समस्थानिक जो नहीं परिचित वो लिख रहे हैं, तो समस्थानिक को अंग्रेजी में कहते हैं आइसोटोप्स। क्या कहते हैं? हाँ, आइसोटोप्स। और हिंदी में कहते हैं समस्थानिक। हिंदी में कहते हैं आइसोटोप्स। ये आइसोटोप्स हो गया। समस्थानिक का मतलब होता है कि सम मतलब होता है शब्द से समझे, सम मतलब होता है बराबर, और स्थानिक मतलब स्थान वाले, यानी ऐसे तत्व जो समान स्थान पर हो। अब स्थान यहां से कहां से आ गया? अब स्थान इसलिए आ गया क्योंकि जब आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है तो वो उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया, यानी जिसका परमाणु क्रमांक जितना होगा उसी के आधार पर बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में रखा गया है। इसने नहीं पढ़ा है तो इसके बाद में पढ़ेगा, फिलहाल इतना तो आप समझें कि जैसे आपकी कक्षा होती है, कक्षा 10 में आप हैं या कक्षा 9 में हैं, तो आपको एक अलग व्यवस्था की गई है, यानी जितने भी बच्चे हैं आपके क्लास वाले, इसका मतलब है उनके गुण आपके गुण से मिलते हैं, उनकी एज आपसे मिलती है, उनके विचार यानी उनके सोचने और समझने की क्षमता आपसे मिलती है, इसलिए उनको एक श्रेणी में रखा गया। उसी तरह से तत्वों को भी एक श्रेणी में रखा गया है, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर, इसे बढ़ते हुए आपकी उम्र के आधार पर रखा गया। जिस बच्चे की उम्र बहुत कम है उसको आपके साथ में तो नहीं बैठा दिया गया, उसको बैठाया गया कहां पर? छोटी कक्षाओं में। उसी तरीके से तत्वों को भी रखा गया है, तो जिसका परमाणु क्रमांक समान होगा तो वो एक जगह पर आ जाएगा। तो कुछ तत्व होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, मतलब ये वाला और ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या इसे कहते हैं, वो भिन्न भिन्न होता है, उसे कहते हैं समस्थानिक। तो समस्थानिक के दो पॉइंट होते हैं, क्या? परमाणु समस्थानिक किसे कहोगे? जिसका परमाणु क्रमांक क्या रहे? समान रहे। तो परमाणु क्रमांक हो जाएगा समान, और द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या को आप परमाणु भार भी कह सकते हैं, ये ऊपर लिखी जाती है द्रव्यमान संख्या, यहाँ लिख दिया हमने। द्रव्यमान संख्या क्या है बच्चा? भिन्न रहे। हाँ, तो ये भिन्न हो जाएगी, अगर भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा। जैसे हमने लिखा कार्बन और यहाँ पर लिखा 6 और 12, कार्बन 12 इसको कहते हैं। ये सामान्य कार्बन है, अधिकतर किसी भी जीव में अगर आप कोई भी पदार्थ लेते हैं कार्बन वाला, जैसे कोयला हो गया, चीनी हो गया, रोटी हो गई, इस सब में कार्बन पाया जाता है। पेट्रोलियम हो गया, उसमें क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। तो ये हो गया। फिर कार्बन 13 और कार्बन 14, ये 3 प्रकार के कार्बन हैं। ये कार्बन के क्या हैं? समस्थानिक है। आप यहाँ समझ सकते हैं समस्थानिक समस्थानिक कैसे हुए, क्योंकि यहाँ पर देखो परमाणु क्रमांक क्या है, नीचे वाला परमाणु क्रमांक होता है, देखो परमाणु क्रमांक समान है, और ऊपर परमाणु भार होता है, इसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ये क्या है? भिन्न भिन्न है। तो देखो ये भिन्न भिन्न नहीं, तो ये हो गए समस्थानिक, तो आपको याद रखना है। अच्छा, एक पूछ लिया है कि कार्बन के तीनों समस्थानिक में से सबसे ज्यादा कौन उपलब्ध होता है प्रकृति में? तो सबसे ज्यादा ये कार्बन होता है। ठीक, आप हैं, आपके अंदर कार्बन है, हम हैं, हमारे अंदर कार्बन, जितने जीवधारी होते हैं उनके अंदर कार्बन होता है। ये तीनों तरह के कार्बन होते हैं, लेकिन ये विशेष प्रकार का कार्बन होता है, इसे कहते हैं कार्बन 14। कार्बन 14 कैसा कार्बन है? विशेष प्रकार का। ये विशेष क्यों हो जाता है? क्योंकि ये विशेष इसलिए है क्योंकि भैया ये कार्बन 14 जो है ये है रेडियो एक्टिव। कैसा है? रेडियो एक्टिव। अब ये रेडियो एक्टिव क्यों कहते हैं? का नहीं आपको हुआ, रेडियो एक्टिव क्यों कहते हैं इसको? यानी ये ऐसा, इसमें रेडियो मतलब होता है रेडिएशन से बना है, रेडियो मतलब इससे विकिरण निकलती है, किरणें निकलती है। एक्टिव मतलब होता है वो सक्रिय रहती है, यानी ऐसा पदार्थ जिससे लगातार क्या निकलती है? किरणें निकला करती हैं, स्वतः ही विकिरणों का उत्सर्जन होता है, उसमें से निकला करती हैं। अब देखिए, ये जब किरणें कहीं से निकलेंगी तो आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको याद दिला दूं या बता दूं आपको कि जो भी किरणें होती हैं
किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलेंगी तो वो निकलेंगी तीन तरह की। रेडियो एक्टिव उसे कहेंगे किसे, जिससे लगातार किरणें अपने आप ही निकलती हों। अच्छा, किरणें निकलेंगी तो किरणों में कुछ वजन होगा, तो ये किरणें तीन प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा और गामा। इनको नाम दिया गया है, जो किरणें निकली उनको देखा गया, उनको नाम दिया गया अल्फा, एक बीटा, एक गामा। अल्फा बीटा गामा है क्या, ये ग्रीक भाषा के अक्षर हैं, जैसे ए बी सी डी अंग्रेजी के होते हैं, रोमन लिपि के होते हैं, उसी तरीके से अल्फा बीटा गामा ये है ग्रीक भाषा के। अब देखो, अल्फा होती है, बीटा होती है, गामा होती है। अल्फा में कुछ द्रव्यमान होता है, बीटा में द्रव्यमान होता है, गामा में द्रव्यमान होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सूक्ष्म कण होते हैं, वैसे ये भी किरणें होती हैं। अब ये जो किरणें हैं, इन सब में द्रव्यमान, अच्छा द्रव्यमान कहां से आया है, इस कार्बन से निकल के आया होगा, तो लगातार इसका द्रव्यमान क्या होगा, जब ये निकलेंगे तो क्षय हुआ करेगा। तो कार्बन जो है, जैसे आज कोई पैदा हुआ या आपके अंदर इस समय जितना कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये कार्बन, लेकिन ये कार्बन धीरे धीरे निकल रहा है। क्यों निकल रहा है, क्योंकि ये कार्बन, जब कोई जीव मर जाता है तो उसकी आयु ज्ञात करने के लिए इसी की मात्रा नापते हैं, क्योंकि जितनी चीज पुरानी होगी उससे उसमें उतना ही कम क्या होगा, कार्बन 14 होगा, क्योंकि जितने टाइम बीत चुका होगा उतने उसमें कार्बन कम हुआ होगा, क्योंकि लगातार कार्बन 14 निकला करता है, ये रेडिएशन हुआ करता है। तो ये तीन प्रकार की किरणें उससे निकला करती हैं। तो इसका यूज कहां करते हैं, कार्बन डेटिंग में, यानी पुरानी चीजों को या जीवाश्म जो होता है उनकी आयु का पता लगाने के लिए। जो पुरातत्व विभाग वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो सिंपल यही करते हैं कि इस कार्बन 14 की मात्रा नापते हैं, कितनी बची है, और फिर अच्छा ये मात्रा नाप के कैसे निकाल लेते हैं, क्योंकि इनके लिए होती है अर्ध आयु। कार्बन 14 यानी जितने भी रेडियो एक्टिव होते हैं उनके निकालते हैं क्या, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब होता है अर्ध आयु। अब उनकी आधी आयु कैसे निकाल लेते हैं, उनकी आधी आयु निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि जितने समय में इनका रेडिएशन होते 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 द्रव्यमान खत्म होगा धीरे धीरे, जितने समय में आधा बचेगा उनकी हाफ लाइफ होती है। तो कार्बन 14 की हाफ लाइफ फिक्स है कि इतने समय में आधा बचेगा, बस ये क्या 5000 के आसपास इसकी हाफ लाइफ होती है। 5000 वर्ष, 5000 ऐसे नहीं, 5000 वर्ष के आसपास इसकी क्या होती है, अर्ध आयु होती है। यानी 5000 साल कोई चीज पहले मरी है और फिर तो उसमें कार्बन जितनी मात्रा होती है उसका आधा बचेगा कार्बन 14। ठीक, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये हुआ कुछ बेसिक इसके बारे में, कार्बन के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, अपने मुख्य चैप्टर पर आते हैं। ठीक, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, विकल्प में पूछे जा सकते हैं और साथ साथ में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप आराम से इसको समझ करके उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो मैं ये भी मिटा रहा हूं, ये कार्बन रहने देते हैं। अब देखते हैं कार्बन की संयोजकता के बारे में। तो कार्बन की लिख देते हैं हम लोग, कार्बन की संयोजकता। अब ये संयोजकता होती क्या है, ये नई चिड़िया कहां से आ गई, आप लोग को अगर नहीं समझ आता है तो मैं बताता हूं कि संयोजकता क्या है। अब देखिए, कोई भी तत्व होता है वो दूसरे तत्व से क्या करता है, संयोग करेगा, और संयोग करके क्या बनाएगा, कोई यौगिक बनाता है। कार्बन अकेले तो है, ये तत्व है कि ऑक्सीजन से मिल जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा, हाइड्रोजन से मिल जाएगा तो अपने हाइड्रोकार्बन बना लेगा। अब इस तरह से बनाएगा तो अच्छा क्यों बनाएगा, क्योंकि इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन जिसमें कम होते हैं वो दूसरे से ले लेते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो दूसरे को दे देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का लेना और देना क्यों होता है, क्योंकि ये अपनी अंतिम कक्षा को पूरा करना चाहते हैं। तो इस देश से आप अपने जीवन में किसी भी काम को, जिससे आपका काम नहीं चलता है, तो आप दूसरे से किसी वस्तु को लेते या देते हैं। उसी तरीके से ये भी करते हैं, क्या करते हैं कि देखें, कार्बन में कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, और पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, दूसरी कक्षा में बचेंगे 4। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन बचा ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे या 4 इलेक्ट्रॉन किसी को ले, तब दूसरी कक्षा इसकी पूरी होगी। क्यों, क्योंकि दूसरी कक्षा में सब लोग जानते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिखना नहीं। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन कब, अब लेकिन कोई ऐसा परमाणु उसको मिलता नहीं है दूसरा वाला कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे या ये 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे, ये लेना कर देना कठिन हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन की दूसरे से साझेदारी करता है, मतलब उसको उससे देता भी है उससे लेता भी। जैसे कि गांव में अगर आप रहते हैं, और इस समय तो ट्रैक्टर आ गए हैं, लेकिन पहले क्या होता था, अभी 10-12 साल पहले, कि एक बैल जिसके पास ज्यादा गांव में पैसे नहीं है या फिर ज्यादा जगह नहीं है बैल बांधने की, उसके पास खेती है, तो क्या करते, एक बैल खरीद लेते दूसरा व्यक्ति, और एक बैल दूसरा व्यक्ति खरीद लेता, और ये दोनों क्या करते, साझा कर लेते।
और ये साझा करने से ये जब इनको जोतना होता तो एक बैल इनका ले जाते और जोत लेते। और फिर अब इस टाइम में जिस व्यक्ति ने साझा किया उस टाइम उनके दोनों बैल है, और फिर दूसरा ले जाएगा तो मान लो उनके दोनों बैल है, तो दोनों व्यक्ति के हैं एक एक बैल, लेकिन उनके कितने हो गए दोनों साझा करने से, दोनों व्यक्ति के दो दो हो गए। तो इस तरह से ये भी क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं, और साझेदारी करके अपना संयोजकता यानी अपना काम चलाते हैं, और अपनी इस क्रिया को बोलते हैं संयोजकता। संयोजकता किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के संयोग करने की जो क्षमता होती है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, उसे संयोजकता कहते हैं। अब इस कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा, क्योंकि 4 मिलेंगे इसको तभी पूरी होगी कक्षा इसकी, तो कार्बन की संयोजकता जो होती है वो 4 होती है, ध्यान रखें। तो हम लिखेंगे कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, लिख लो आप लोग, कार्बन, यहां लिखते हैं कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। आपको ये बात याद रखनी है मरते दम तक। क्यों, क्योंकि अगर आप ये भूल जाएंगे तब फिर आप IUPAC नाम नहीं कर पाएंगे, यौगिक को पहचान नहीं पाएंगे, कौन सा यौगिक बनेगा, हाइड्रोकार्बन किसका नाम क्या होगा, फिर वहां पर प्रॉब्लम आएगी, आप गलत गलत सूत्र ले सकते हैं। तो ध्यान रखें, कार्बन जहां पर भी होगा उसके 4 बॉन्ड लगे होंगे, संयोजकता का मतलब हो जाएगा उसके 4 बॉन्ड, मतलब कार्बन लिखेंगे तो कार्बन में 4 बॉन्ड लगे होने चाहिए। ये कैसे, ऐसे 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 ऐसे, ये 4 बॉन्ड कार्बन के लगे होने चाहिए। इस बॉन्ड का होने का मतलब है कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, इसका यहाँ है, इसका मतलब 4 कार्बन के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, और कार्बन को लिख दिया ऐसे, और ये जब कोई परमाणु लिखो और परमाणु के बाहर बिंदु द्वारा इलेक्ट्रॉन दर्शा दो तो इसे कहते हैं लुईस संरचना। कौन संरचना, लुईस संरचना। क्यों लुईस संरचना क्यों कहते हैं, क्योंकि बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को परमाणु के चारों ओर बिंदु द्वारा दर्शाने की जो विधि होती है इसी को बोला जाता है लुईस संरचना। और ये बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो संयोजकता में भाग लेते हैं, यही इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। ये बाहर वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन नहीं, किसी से साझा में ये इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेगा, सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। लेना है या देना है तो इसी इलेक्ट्रॉन से लेन देन होगा और इससे नहीं होगा, ठीक, बाहर कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, ये समझे आप लोग। अब तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4, और इधर से यहाँ पर कोई दूसरा रहा, यहाँ पर कोई दूसरा है, यहाँ दूसरा है, इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये 4 बॉन्ड लगे। अच्छा, दूसरी विधि से हो सकता है कि ऐसे ऐसे 3 बॉन्ड लगा हो और एक इधर से लगा हो, एक इधर से लगा हो। इस कार्बन की संख्या कितनी, 4, देखो 1 2 3 4, तो कार्बन में बॉन्ड 4 होंगे तभी संतुष्ट होगा। अब इसके 1 2 3 और ये 4, तो इस तरह से हो सकता है। तो कार्बन एक ऐसा तत्व है जो आपस में भी संयोजकता बना करके एक लंबी श्रृंखला बना सकता है, और कोई तत्व इस तरह श्रृंखला नहीं बनाता है, लेकिन कार्बन ऐसा बना लेता है। तो ये हम लोग यहाँ से ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि ये दूसरा है, ये वाला दूसरा है। अच्छा, एक चीज और बन सकता है, ऐसे कार्बन ये डबल बॉन्ड हो जाए और ऐसे हो जाए, और फिर इसके साथ में ये हो जाए इस तरह से, यानी इसके बीच में डबल बॉन्ड हो जाए और फिर ये वाला सिंगल बॉन्ड। तो इस कार्बन के 2 इधर और 2 इधर, 4 हो गए, इसके भी 2 इधर हैं 2 इधर, 4 हो गए। तो आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं किसको, बॉन्ड को। अब आपको जब कोई यौगिक मिलेगा तो इसी तरीके से मिलेंगे, या तो सिंगल बॉन्ड होगा, या तो डबल बॉन्ड होगा, या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। 4 बॉन्ड नहीं होने वाले, यानी कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड नहीं होंगे। कार्बन के सिर्फ मैक्सिमम 3 बॉन्ड होंगे और से एक साथ में, और तो अगर 3 से ज्यादा है तो एक इधर होगा, इधर 4 तो होंगे ही, 4 होंगे, लेकिन चारों साथ में नहीं होंगे। ये नहीं करना है, कार्बन 1 2 3 4 कार्बन, इस तरह से नहीं। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम 3 बॉन्ड होंगे, एक किसी दूसरे के साथ में होगा, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर जब कोई तत्व अभी हम बताएंगे तो यहाँ पर कोई लिखा है कोई तत्व, तब वो ठीक है, नहीं लिखा तो हाइड्रोजन माना जाता है, ठीक। तो हमें आशा है कि आप लोग ये इतना समझ में आएगा, कार्बन की संयोजकता 4 होती है और इस तरह से कोई तत्व को आप दर्शा सकते हैं। तो मैं ये वाला मिटाता हूं, क्यों, और बढ़ते हैं आगे, ठीक। तो कार्बन की संयोजकता हो गई। अब संयोजकता के बाद में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा से आगे, और आगे पढ़ने वाले हैं कार्बन के यौगिक के बारे में। क्यों, क्योंकि कार्बन के बारे में हमने पढ़ लिया इतना, अब पढ़ेंगे कार्बन के यौगिक। तो लिखते हैं कार्बन के यौगिक। सबसे पहले कार्बन के यौगिक में आता है कौन सा, नंबर 1 हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, अब ये हाइड्रोकार्बन क्या है, मतलब कार्बन जो
क्रिया करता है किसी दूसरे परमाणु से, तो उसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं हाइड्रोजन को। यानी ऐसा कोई भी यौगिक जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो और दूसरा कोई परमाणु ना हो, तो उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे कि मान लो हमने लिख दिया CH4, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन है और कार्बन है, तो ये बन गया क्या, मीथेन। आप लोग जानते हैं, तो ये बन गया मीथेन, तो इसीलिए इसको बोलते हैं, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है, तो ये हाइड्रोकार्बन होगा। अब फिर दूसरा हो गया C2H4, ये है एथिलीन, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें भी हाइड्रोजन और कार्बन है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन वो चीज होती है जिसमें हाइड्रोजन, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और सिर्फ और सिर्फ कार्बन, दो चीज हो बस, इसके अलावा कुछ ना हो, और तो इसे बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग अब इसको थोड़ा सा हटा करके समझाने के लिए लिखा है, ठीक। अभी ये सब बहुत विस्तार से आने वाले हैं, तो आप इसकी चिंता न करें। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, हाइड्रोकार्बन दो तरीके के होते हैं। तो एक होता है नंबर एक, हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ऐसे और ऐसे। एक होता है एलिफैटिक, कौन सा, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। और दूसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये दो तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं बच्चा, आपको ध्यान रखना है। अगर हाइड्रोकार्बन की बात की जाए तो आपको क्या करना है, हाइड्रोकार्बन जैसे दिमाग में आए या इसका कोई नाम बोले तो आपके मन में दो चीजें आनी चाहिए, एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम क्या होता है, सबसे पहले हम इसके नाम जानेंगे, ठीक, फिर विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो एलिफैटिक का दूसरा नाम होता है पैराफिन। क्या होता है, पैराफिन। एक और नाम अगर बोल ले तो इसका नाम होता है खुली श्रृंखला वाले। कौन श्रृंखला, खुली श्रृंखला वाले यौगिक, ठीक। ये हो जाएंगे कौन से, एलिफैटिक। एलिफैटिक का दूसरा नाम पैराफिन होता है या खुली श्रृंखला वाले यौगिक एलिफैटिक कहलाते हैं। फिर दूसरा जो होता है एरोमेटिक। तो एरोमेटिक का अर्थ होता है, एरोमेटिक को बोलते हैं हिंदी में ऐसे पदार्थ जिसमें विशेष प्रकार की गंध पाई जाए। यानी जैसे आपने पेट्रोल तो सूंघा ही होगा, सूंघा नहीं तो महक आ गई होगी आपको, ये महक अच्छी लगती है, सुगंधित लगती है। फिनोल आप लोगों ने देखा होगा या उसका यूज भी किया होगा, तो फिनोल जो है उसमें विशेष प्रकार क्या होती है, गंध होती है। तो फिनोल हो गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आने वाला जो जितना भी सदस्य होता है जिसमें विशेष प्रकार की गंध होती है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, उन सब में क्या होगा, विशेष प्रकार की गंध पाई जाएगी, इसे हम बोलते हैं एरोमेटिक यौगिक। और ये एरोमेटिक होंगे चक्रीय। कैसे होंगे, चक्रीय, या फिर हम लोग सबसे पहले बोल देते हैं इसको बंद श्रृंखला वाला। इसको मिटा देते हैं, हाथ से मिटा देते हैं, थोड़ा गंदा है। ये होता है बंद श्रृंखला वाला यौगिक, एरोमेटिक होंगे बंद श्रृंखला वाले यौगिक। ऐसे यौगिक जिनकी श्रृंखलाएं बंद होंगी तो उसे एरोमेटिक कहेंगे, इसमें विशेष प्रकार की गंध होगी। और ऐसी जिनकी श्रृंखला खुली होगी उसे एलिफैटिक बोलेंगे या फिर उसको बोलेंगे पैराफिन। ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है। अब ये जो है समचक्रीय होते हैं विषम, क्योंकि बंद होगा तो एक चक्र बन जाएगा, चक्र बनने से ये समचक्रीय होता है एक, और एक होता है विषम चक्रीय। इसमें इतना ध्यान रखिए, इसके बाद हम लोग आगे देखते नहीं कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेगा ना, तो धीरे धीरे हम लोग करते जाएंगे और देखते जाएंगे। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, उसका दूसरा नाम पैराफिन या तो खुली श्रृंखला वाले यौगिक, एरोमेटिक या तो बंद श्रृंखला वाले यौगिक, और इसका दूसरा नाम एरोमेटिक का मतलब होता है ऐसे यौगिक जो सुगंधित हो, यानी उनमें महक कहीं न कहीं पाई जाती है। जैसे फिनोल हो गया या फिर साथ साथ में बेंजीन हो गया, क्योंकि बेंजीन भी इसका मुख्य एक सदस्य होता है, किसका, एरोमेटिक का। तो बेंजीन मैं यहाँ पर रिंग बना दूं ताकि आप इससे थोड़ा सा परिचित हो जाए। इस तरह से बेंजीन की रिंग बनती है और ये है बेंजीन एरोमेटिक। अब ये क्या है, कैसे है, इन सबको हम लोग थोड़ा से आगे देखते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।